हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की लॉ पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फ्रिक्शन तीन तरह का होता है: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो लॉज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेसिकली वो स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, तो जितनी भी लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो आपके सामने लिखी गई हैं बच्चे बोर्ड पे। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। मींस कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सरफेस जो कांटेक्ट में है आपस में उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के हैं। टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स में फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये फर्स्ट लॉ है, आपको ध्यान रखनी है कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं वो कैसे हैं और उनकी स्टेट ऑफ पॉलिश क्या है, मतलब वो प्लेन है या खुरदरे हैं। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि अगर ज़्यादा इरेगुलर सरफेस है तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिक सी बात है ज़्यादा होगा, है ना। तो और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल्स के केस में फ्रिक्शन अलग अलग आएगा। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों हम सेकंड फैक्टर पे, सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ बोलती है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट एक्ट टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं उन सरफेसेस के पैरेलल में लगता है, टेंजेंशियली लगता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट होता है। इस तरह से कि सपोज ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है बेटा, और इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है सपोज इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन है। मैंने इस तरफ इस पे अप्लाइड फोर्स लगाई, फोर्स अप्लाई की, तो इस पे इससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है एफएस मैक्सिमा, ये लगेगा। अब आप ध्यान से देखो तो साफ पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स ये लगेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है इनकी टेंजेंशियल लगेगी। देखो पैरेलल लगेगी ऐसे टेंजेंशियल, और डायरेक्शन ऑफ मोशन से कैसे लगेगी, अपोजिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब चलते हैं बेटा थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ आपकी क्या बोलती है कि जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। मींस कि जब तक हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है तब तक हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ द सरफेस कितना कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो फर्स्ट टू लॉज मैंने आपको समझा दिया, तो इनको मैं रब कर देता हूं। तो यहां पे बच्चों क्या कहा गया है थर्ड लॉ में कि जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करती किस पे, एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, जब तक हमारा नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों आप सबने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ी है, तो वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन भी हम पढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है बेसिकली बच्चों, कि अगर मैं किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट ऐसे इस पे नीचे एक्ट करेगा, तो ये जिस सरफेस पे इसको रखा है ये इसको अपोजिट रिएक्शन देगा, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जिसको एन या आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। तो एक्शन रिएक्शन ये न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन चेंज ना हो तो उस ऑब्जेक्ट का कितना एरिया, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का कितना एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उस पे डिपेंड नहीं करती हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज बच्चों ये एक सरफेस था, इस सरफेस पे मैं एक ब्लॉक को पहले तो ऐसे रखता हूं, इस तरह से, ठीक है ना। एक ब्लॉक को पहले तो मैं ऐसे रखता हूं
और फिर सेम ब्लॉक को मैं यहीं पे कुछ इस तरह से रख देता हूं। ब्लॉक हमारा वही है, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सेम ब्लॉक को बच्चे, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक था, पहले ऐसे रखा और फिर ऐसे रखा। तो दोनों केस में अगर मैं ध्यान से देखूं, जो एरिया ऑफ सरफेस है कांटेक्ट में वो अलग अलग है। मतलब यहाँ पे इतना एरिया कांटेक्ट में है, मतलब इसको फर्श पे रखा है मान लिया, तो फर्श पे इसका इतना एरिया कांटेक्ट में है, और इसी ब्लॉक को अगर मैं दूसरे तरीके से रखता हूँ तो इसका इतना सारा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है। तो थर्ड लॉ हमारी क्या बोलती है कि जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा तब तक हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वो इस एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगी। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में भी इसका वेट नीचे एक्ट करेगा और इसको ऊपर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा आर। इस केस में भी इसका वेट नीचे एक्ट करेगा और इसको उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा आर। तो इन दोनों केसेस में चाहे मैं ब्लॉक को ऐसे रखूं चाहे मैं ब्लॉक को ऐसे रखूं, दोनों केसेस में बेटा मुझे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही मिलने वाला है जो कि इस ब्लॉक के वेट के इक्वल है। नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो थर्ड लॉ यही बोलती है कि उस टाइम पे जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो इन एरिया ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम देखें ध्यान से तो इस ब्लॉक के केस में एरिया ऑफ सरफेस कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ सरफेस ज़्यादा है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर मैं इनको मूव करवाता हूँ तो दोनों पे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। दोनों केसेस में इक्वल रहेगी जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब अगर इस ब्लॉक को मैं ऐसे रखूं या ऐसे कर दूं, नॉर्मल रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वेट उतना ही रहेगा। आप चाहे सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे लेट जाओ, आपका वेट तो उतना ही रहने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन आपको उतना ही मिलने वाला है। तो इसलिए ये सरफेस चाहे जितना मर्जी कांटेक्ट में हो, फ्रिक्शनल फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करती। दिस इज योर थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ सबको समझ में आ गई। तो चलिए थर्ड लॉ को भी मिटा देते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे फोर्थ लॉ ऑफ फ्रिक्शन की, कि फोर्थ लॉ क्या बोलती है। तो इसको भैया हमने मिटा दिया। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ की। तो फोर्थ लॉ बच्चा पार्टी क्या बोलती है? फोर्थ लॉ बोलते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन आर पे डिपेंड करता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस कि जैसे अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का वेट बच्चे नीचे लग रहा है और इसको ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, और हम इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करवा रहे हैं फोर्स F लगा के, तो इसी ब्लॉक पे इस तरफ क्या जनरेट होगी? एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मान लिया कि जब ये फोर्स लगी तो ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करता है स्लाइड करना, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। मतलब जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाता है एफ एस मैक्सिमा इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है म्यू इंटू आर। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे म्यू के सबस्क्रिप्ट में बच्चों हम लिख देंगे एस। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन। हेयर म्यू एस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया, और ये जो कांस्टेंट हमने लिया है म्यू एस, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चे, इसे क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो हमने अभी अभी रिसेंटली 4 लॉज पढ़ी, ये थी लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। ऐसे ही अब हम लॉज डिस्कस करेंगे काइनेटिक
ऐसे ही बच्चे अब हम लॉज डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों जो लॉज हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वो भी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। दीज आर द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, सेम है जो हमने पढ़ी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट अपोज द रिलेटिव मोशन एंड हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जब दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो उस मोशन को ये अपोज करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा बच्चे क्या रहती है, कांस्टेंट। और ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे, किस तरह का सरफेसेस हैं, किस तरह के सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो सड़क के ऊपर और एक जगह आप गाड़ी चला रहे हो फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, तो आप देखोगे कि फर्श पे गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलेगी, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, और सड़क पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। सेकंड आता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। सेम वही लो है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में थी, चाहे मैं ब्लॉक को ऐसे रख के स्लाइड करवाऊँ, चाहे मैं ब्लॉक को ऐसे रख के स्लाइड कराऊँ, दोनों केस में फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम आने वाली है। फिर थर्ड आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है जैसा हमने पढ़ा वो कांस्टेंट रहती है, वो वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट की डिपेंड नहीं करती। बस वेलोसिटी ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए और ना ही वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और ना ही बहुत ही ज़्यादा है, तब तक वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद फोर्थ लॉ आ जाती है। फोर्थ लॉ भी बच्चे हमने पढ़ी है लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में। तो फोर्थ लॉ भी हमारी सिंपल है, और फोर्थ लॉ बच्चे क्या बोलती है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब जैसे कि मैंने एक सरफेस पे ये ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो फोर्थ लॉ यही बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है म्यू के इंटू आर, वेयर म्यू के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है बेटा इसको, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये थी हमारी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। अगर आपको इस टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा वो हमेशा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इसका एक्सप्रेशन रखता हूँ तो ये आता है म्यू एस इंटू आर, इट शुड बी ग्रेटर देन म्यू के इंटू आर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से मुझे एक्सप्रेशन मिले थे, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लग जाएगी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। तो ये थी आज की क्लास। तो बेटा आज हमने डिस्कस की लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को बाकी बच्चों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।